आइए आज हम लोग कक्षा 11 की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज इसमें देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे फल। फल को इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। कह रहा है फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, यानी फूल लगने वाले जितने भी पेड़ हैं उनका सबसे मुख्य गुण है कि उनमें फल भी लगते हैं। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। ध्यान दीजिए कि जो फल होता है ये हमारा मैच्योर ओवरी होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो इसे अनिषेकी फल या पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक होना चाहिए, कर्णिक नहीं। तो ध्यान दीजिए कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई फल बन जाता है तो उसे अनिषेक फल या अनिषेकी फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पार्थेनोकार्पिक है, कर्णिक नहीं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। जो भी हमारे पास फल होते हैं उनमें फल भित्ति यानी बाहरी फ्रूट वाल होती है और उसके अंदर बीज यानी सीड होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जो फ्रूट वाल है वो जो है या तो सूखी हुई हो सकती है, ड्राई, या फिर उसमें गूदा होता है, गूदेदार, फ्लेसी हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतर की ओर अंतः फल भित्ति होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब गूदेदार फल होता है तब ये कंडीशन होती है कि उसमें बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति हो। अगर गूदेदार नहीं होता है तो केवल फल भित्ति होती है। देखिए फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है, लेकिन जब फल गूदेदार होंगे तो उसमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति होती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। हर एक नाम को इंग्लिश में जानना जरूरी है। तो इपीकार्प बाहरी, मीजोकार्प मध्य फल भित्ति, इंडोकार्प अंतः फल भित्ति। और देखें यहाँ पर फिगर बनाया है, ये दिखाया है कि पतली सी जो लेयर है आम का दिखाया है। तो ये बाहर वाली लेयर जो हम लोग छील के जिसको अंदर का गूदा खाते हैं ये इपीकार्प है, बाह्य फल भित्ति। ये बीच वाली मीजोकार्प है और अंदर वाली ये देखिए जो सीड के अंदर देखेंगे, जब सीड को निकालेंगे तो एक बहुत पतली लेयर होती है, उसको इंडोकार्प बोलते हैं। और ये अंदर सीड होता है। इधर देखिए नारियल का फिगर बनाया है। नारियल में भी देखिए जो रेशा होता है, रेशे के ऊपर रेशा बंद रहता है एक बहुत पतली झिल्ली से, वो इपीकार्प होती है। और बीच में जो रेशे होते हैं वो मीजोकार्प होती है। और अंदर एक लेयर होती है कठोर, जिसके बाद ये गरी अंदर निकलती है, तो वो हमारा इंडोकार्प होती है। तो ध्यान दीजिए कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि जो नारियल का रेशा होता है जिससे रस्सी बनती है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। एक तो इपीकार्प है कि मीजोकार्प है कि इंडोकार्प है, तो वो मीजोकार्प है। ध्यान दीजिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन बातों को ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्टफल या ड्रूप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए आपसे पूछ सकता है कि आम किस प्रकार का फल है। तो आम और नारियल ये अष्टफल हैं जिनको अंग्रेजी में ड्रूप कहा जाता है। चित्र 5.17 हम लोग देख चुके हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली, अंतः फल भित्ति के
सुस्पष्ट रूप में विभेदित होता है। नारियल में मध्य भित्ति तंतुमयी होती है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए कि आम में हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं कि जो कि गूदेदार होती है, और नारियल में जिससे रेशा बनाते हैं वो कौन सी है, मध्य फल भित्ति है, यानी मीजोकार्प है। और ये फल जो आम और नारियल हैं ये ड्रूप के अंतर्गत आते हैं, यानी अष्टि फल हैं, और ये फल एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। ये सीधा पूछा जाएगा आपसे नीट में। तो देखिए इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, मैंगो कोकोनट ये ड्रूप हैं और मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं और एक ही बीज पाया जाता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, यानी एक कांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, जिसको हिंदी में कहा गया है। देखिए, एक कांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। ऊर्ध्वकोना ऊपर पाई जाती है ओवरी हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। अब आगे आ जाता है हमारा सीड यानी बीज। तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। देखिए, ओवरी से फल बनता है और निषेचन के बाद जो बीजांड यानी ओव्यूल होता है उससे बीज बनते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। तो बीज में एक बीजावरण होता है तथा अंदर उसके जो है भ्रूण यानी एम्ब्रियो होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक, देखिए गेहूं और मक्का में एक अथवा दो, चना और मटर में दो बीज पत्र होते हैं। तो ध्यान दीजिए, मूलांकुर का मतलब प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल का मतलब जिससे जड़ बनेगी, और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाएगी। तो भ्रूण में एक मूलांकुर और एम्ब्रियो एक्सिस पाई जाएगी। इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सीड के बारे में लिखा है, बता रहा है कि सीड कोट और एम्ब्रियो पाया जाता है। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल। जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसी से मूलांकुर बन जाता है। रेडिकल का मतलब मूलांकुर बनेगा, यानी जड़ वाला। रेडिकल मूलांकुर बनेगा, और प्लीम्यूल को हम लोग प्रांकुर बोलते हैं। रेडिकल से रूट बनेगी मूलांकुर। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन, एक पत्ता निकलेगा व्हीट और मेज में, यानी गेहूं और मक्का में, और दो पत्ते निकलेंगे चना और मटर में, क्योंकि ये द्विबीजपत्री है। तो इसको ध्यान देना है। मूलांकुर देखिए रेडिकल। अब द्विबीजपत्री बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। तो ध्यान दीजिए कि जितने मटर है, चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, जिसमें दो बीज अंदर निकलते हैं, उसका बाहरी आवरण हटाने के बाद तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, क्योंकि दो बीज हैं उसके अंदर। देखिए, बीजावरण जो बीज का होता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी ध्यान दे दीजिए। तो द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट बोलते हैं। बीजावरण को सीड कोट अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए, द्विबीजपत्री बीज की संरचना। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि द्विबीजपत्री बीज कैसे बना होता है। तो बीज की बाहरी परत को बीजावरण यानी सीड कोट कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी को बीज चोल और भीतरी स्तर को टैगमेन कहते हैं। ध्यान दीजिए, बाहरी को बीज चोल तथा अंदर वाली को टैगमेन कहते हैं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। तो अंदर वाली, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमेन। तो बीज चोल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में उसे टेस्टा, और अंदर वाली टैगमेन होती है। इसको ध्यान देना है। अब देखिए, कह रहा है कि बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। इसे नाभिका कहते हैं। ये देखिए नाभिका। तो इसको ध्यान दीजिए।
इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो कह रहा है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रो विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। तो हाइलम बोलते हैं जिसको हिंदी में नाभिका बोलते हैं। तो जितना मोटे मोटे से लिखा है सब अंडरलाइन करना है। ये हाइलम क्या है, टैगमेन क्या है, टेस्टा क्या है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है। यहाँ पर एक नाभिका के ऊपर यहाँ पर छिद्र होता है। यहाँ पर देखिए नीचे दिखाया गया है, ये नाभिका है, छिद्र। इसका मतलब ये बीज को उल्टा करेगा तो ऊपर होगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर यानी हाइलम के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। माइक्रोपाइल बोलेंगे। बीजांड द्वार को अंग्रेजी में माइक्रोपाइल बोलेंगे। बीज आवरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीज भ्रूण को देख सकते हैं। अगर ये बाहर वाला खोल हटा दिया जाए तो देखिए 2 पत्ते निकलेंगे द्विबीजपत्री में, मतलब 2 दालें निकलेंगी। तो ये बीज पत्र हैं। देखिए प्रांकुर यानी प्रीम्यूल है और नीचे मूलांकुर यानी रेडिकल है, जिससे जड़ बनेगी। प्रांकुर से तना बनता है। तो देखिए कह रहा है कि बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणी यक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोजन पदार्थ संचित होता है। तो ध्यान दीजिए कि बीज पत्रों में क्या होता है, भोज्य पदार्थ संचित होता है। जो जब पौधा बड़ा होता है तो शुरुआत में इन्हीं बीज पत्रों से भोजन लेके बड़ा होता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। तो इससे मतलब तना निकलेगा, मूलांकुर से जड़ निकलेगा। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म इसको बोलते हैं, इंडोस्पर्म। तो ये क्या करता है, भोजन संचय करता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंडोस्पर्म या हिंदी में भ्रूणपोष, तो भ्रूण का पोषण करेगा। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि एरंड में यह गूदेदार होता है, इसीलिए इसको भ्रूणपोषी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि चना, मटर और सेम इनमें भ्रूणपोष बहुत पतला होता है, इसीलिए इन्हें अभ्रूणपोषी कहते हैं, जबकि अरण्य में यह गूदेदार होता है, इसको भ्रूणपोषी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इन सम सीड सच एज कैस्टर द इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष फॉर्म एन रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन का परिणाम है इंडोस्पर्म। जब अभी पढ़ेंगे और कक्षा 11 में हम आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन बता चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इन प्लांट सच एस बीन ग्राम पी, जो बीन है हमारा यानी सेम है, चना है, मटर है, इनमें इंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है। तो इन्हें इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड एज नॉन इंडोस्पर्मस। तो जिसमें नहीं होगा इंडोस्पर्म उसे नॉन इंडोस्पर्मस कहेंगे, जिसमें होगा उसे इंडोस्पर्म बोलेंगे। अब देखिए एक बीज पत्री बीज की संरचना दिखा रहा है। तो एक बीज पत्री बीज की संरचना देख लेते हैं। तो प्रायः एक बीज पत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जनरली जो हमारे एक बीज पत्री पौधे हैं वो जो है उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो है अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण क्या है, आर्किड। आर्किड क्या होता है, अभ्रूणपोषी यानी नॉन इंडोस्पर्मस होता है। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्नित होता है। भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रह करता है। स्थूलीय का मतलब थोड़ा बड़ा आकार में होता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन
सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरान सतह कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भ्रूणपोष हमारा भोजन संग्रह का काम करता है और भ्रूणपोष की जो बाहरी दीवार होती है वो भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है। ध्यान दीजिए कि जो सतह होती है वो प्रोटीन सतह से अलग होती है जिसे एल्यूरान सतह कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको क्या बोलेंगे, एल्यूरान लेयर बोलेंगे। तो बाहरी सतह प्रोटीन की बनी होती है, यह पूछा जाता है, इसका नाम क्या है, एल्यूरान लेयर कहते हैं। तो भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। तो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म की तुलना में, और एक खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है जिसे स्क्वेटुलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसे प्रांकुर तथा मूलांकुर कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्क्वेटुलम का आकार पूछ लेता है तो ढालाकार इसका आकार होता है और इसमें एक छोटा सा प्रांकुर तथा एक मूलांकुर होता है। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके रहते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। चोल का मतलब झिल्ली होता है या कवरिंग होता है, उसके ऊपर जो परत होती है या झिल्ली जो भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्यूरॉन लेयर की बात हो रही है, प्रोटीनियस होती है, यह पूछा जाएगा। सील्ड शेप्ड कार्टिलेडन, इसको बोलेंगे स्क्वेटुलम। इट कंसिस्ट ऑफ, तो जो एल्यूरॉन लेयर होती है, फिर कह रहा है कि द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव, एक गड्ढे में स्थित होता है। एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष के किनारे पर। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एंड सील्ड शेप कार्टिलेडन, बड़ा और ढाल के आकार का बीज पत्र होता है। चूंकि मोनोकार्टिलिडन है, एक बीज पत्री तो एक ही होगा, तो इसी को हम लोग स्क्वेटुलम कहते हैं। और एंड शार्ट एक्सिस, जो हमारा तना बनाएगा उसको प्लूम्यूल यानी मूला प्रांकुर, और जो जड़ बनाएगा उसे रेडिकल यानी मूलांकुर कहते हैं। अब देखिए जो कार्टिलिडन प्लूम्यूल एंड रेडिकल एक झिल्ली शीथ से ढका रहता है, उसको क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। तो मूलांकुर को जो प्लूम्यूल प्रांकुर को जो ढकेगा उसको कोलियोप्टाइल तथा मूलांकुर को जो ढकेगा उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, प्लूम्यूल को ढकने वाली जो शीथ कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल यानी मूलांकुर को ढकने वाली कोलियोराइजा, ये दोनों पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकार्टिलिडनल प्लांट। तो देखिए ये हमारा रेडिकल यानी मूलांकुर है, तो इसको ढकने वाली ये कोलियोराइजा है, ये लेयर ये वाली ढक रही है, इसको ये लेयर ढक रही है। तो ये हमारा मूलांकुर या रेडिकल है, या ढकने वाली लेयर कोलियोराइजा है, या मूलांकुर चोल हिंदी में कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लूम्यूल है यानी हमारा प्रांकुर है, तो प्रांकुर को जो है ढकने वाला क्या है, कोलियोप्टाइल। तो ये देखिए प्रांकुर है, ये प्लूम्यूल, और इसको ये ढके हुए, ये प्रांकुर है। तो यहाँ से ये पूरा प्रांकुर है हमारी समझ से, तो ये पूरा ये जो इसको ढके हुए है, ये देखें निशान कुछ गलत लगा है, इसको हिंदी वाले में देख लेते हैं। ये देखिए इसको जैसे मूलांकुर है तो ये मूलांकुर चोल ढके हुए है, ये होना चाहिए। तो ये चीज़, ये हमारी समझ से ये चीज़ है। देखिए प्रांकुर चोल लिखा है इसमें, तो ये गलत निशान लगाया है, इसको यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा ये कोलियोराइजा हो जाएगा, यानी मूलांकुर चोल ये वाला, ये देखिए पूरा ढके हुए है एक ही चीज़। लेकिन यहाँ पर चूंकि मूलांकुर या रेडिकल को ढके है तो ये मूलांकुर चोल हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि प्रांकुर या प्लूम्यूल को ढके है तो ये हमारा प्रांकुर चोल हो जाएगा। ये स्क्वेटुलम है जो सील्ड शेप ढाल के आकार का रहेगा एक बीज पत्री में। तो ये स्क्वेटुलम है, ये देखिए कितना बड़ा है, पूरे में से सबसे ज़्यादा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है। ये देखिए अंदर वाली लेयर एल्यूरॉन लेयर है, बाहर वाली लेयर सीड कोट या फ्रूट वाल्व कहेंगे।
ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो देखिए यहाँ पर है, एम्ब्रियो जिससे भ्रूण से पौधे का निर्माण होगा और एंडोस्पर्म इसको भ्रूण को भोजन प्रदान करेगा। तो इस तरीके से ये सीड का काम चलता है। अब हमारे पास देखिए आ जाता है एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण, यानी हाफ टेक्निकल एक तरीके से। इसमें टेक्निक भी लगाई गई है कि कैसे ये फिगर बनाया जाए, और अर्ध तकनीकी इसीलिए बोला जा रहा है। और प्रारूपी यानी टिपिकल है, इसको हाथ से बनाया गया है। जिस प्रकार का फूल में देखा जाता है वैसे ही बनाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुष्पी पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति यानी नेचर, कायिक अभिलक्षण यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर, मूल यानी जड़, तना यानी स्टेम तथा पत्तियां यानी लीफ, और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण यानी फ्लावरिंग कैरेक्टर, पुष्प विन्यास यानी फ्लोरेसेंस, फूल के भाग यानी पार्ट ऑफ फ्लावर या अपेंडेज ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, फ्लावर का वर्णन आता है। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। तो अब इतना तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे पुष्प सूत्र आ गया है। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेत द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को BR नीचे लाइन से बताया जाता है। ब्रैक्टिएट सहपत्र मतलब बाहर वाले जो हरे थे, जिनको हम लोग मतलब कैलिक्स के बाहर लगे रहते हैं ये, तो BR लिख के नीचे लाइन बनाएंगे। कैलिक्स को K लिख के नीचे लाइन बनाएंगे। कोरोला को यानी दल पुंज को C लिख के नीचे लाइन बनाएंगे। परिदल पुंज को पेरियंथ बोलते हैं तो P लिखेंगे। पुमंग को एंड्रूसियम अंग्रेजी में बोलते हैं, नर जनन भाग, तो A लिखेंगे। तथा जायांग मादा जनन भाग है, इसको अंग्रेजी में गाइनोसियम बोलेंगे तो कैपिटल G। देखिए सब कैपिटल लिखा जा रहा है, B पहला अक्षर सब कैपिटल है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी अगर अंडाशय सुपीरियर है तो G, और अधोवर्ती अंडाशय है तो G के नीचे लाइन खींच दी जाती है। नर फूल के लिए इस तरह गोला बना के तीर लगाया जाता है। मादा के लिए ऐसे गोला बना के नीचे प्लस लिखा जाता है। तथा द्विलिंगी यानी बायसेक्सुअल प्लांट के लिए, जिसमें नर और मादा एक ही फूल में हो, तो उसको प्लस और ये तीर दोनों लगा करके इंगित करते हैं। आगे देखिए त्रिज्या सममिति को अगर एक्टिनोमार्फिक है तो उसको कैसे लिखेंगे, गोला बना के धन का निशान लगा देंगे, मतलब किसी भी तरह से काटने में दो बराबर भाग बनेंगे। तथा एक व्यास सममित को जाइगोमार्फिक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको ये प्रतिशत का चिन्ह बना करके हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये सब अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा जाता है। पूछा क्या, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बिना इसके आप किसी भी पुष्प सूत्र को नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए इन्हें जो है हमें आना चाहिए कि किसको कैसे लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी अभी देखते हैं। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरा आ जाएगा। अब देखते हैं, अभी इसके आगे भी देखेंगे। थोड़ा इंग्लिश में देख लें क्योंकि हिंदी में त्रुटियों की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर देखें, जिस त्रुटि की हमको संभावना थी वही यहाँ पर नज़र आ भी गई। देखिए नीचे जो लाइन खींची गई थी वो नहीं है, यहाँ पर नीचे लाइन नहीं खींची जाएगी। और देखिए यहाँ पर गलती है गाइनोसियम में, अगर ओरी सुपीरियर होगी तो G को ऊपर रखना है, नीचे लाइन खींचना है। अगर ओरी हमारी इन्फीरियर होगी तो G को नीचे रखना है, ऊपर लाइन खींचे, यानी G नीचे है इस लाइन से, इन्फीरियर अधोवर्ती अंडाशय। और अगर ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है तो G के नीचे लाइन खींचेंगे। और जो ये लाइनें खींची थी वो सब नहीं है, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश बुक को देखना बहुत जरूरी नहीं, सब गलत सलत पढ़ेंगे।
इंग्लिश बुक में सही लिखा, हिंदी में देखिए लाइन खींच दिया है नीचे नीचे। वही हम सोच रहे थे लाइन क्यों खींचा है, इसलिए इंग्लिश देखना जरूरी है। तो यहाँ तक बात हो गई, और तो सब सही है। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए लाइन नहीं ऐसे खींचेगी, ये लाइन किसी में नहीं रहेगी। और इसमें जो है ऊर्ध्ववर्ती गाइनोसियम है, तो जी के ऊर्ध्ववर्ती है तो जी ऊपर रहेगा, नीचे लाइन खींचेगी। और अधोवर्ती है तो जी नीचे रहेगा, ऊपर लाइन खींचेगी, अधोवर्ती अंडाशय। इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए जी के नीचे लाइन खींचा है तो कहा है सुपीरियर ओरी है, यानी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। और जी के ऊपर लाइन खींचा है तो इन्फीरियर ओरी कहा है, अधोवर्ती अंडाशय। तो इसको ध्यान दीजिए, इंग्लिश वाली बुक में बहुत गलत लिखा है, तो इनको सब समझ के हम लोगों को काम करना है। अब देखिए कह रहा है युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं। युक्त दलों की संख्या मतलब अगर जो है सारे जो करोला दल हैं, युक्त दल, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। फ्यूजन इज इंडिकेट बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन। तो अगर फ्यूजन है मतलब जो दल हैं उनमें वाह दल भी हो सकता है, दल हो सकता है, कुछ भी, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट के अंदर, देखिए जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं, और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि सिंबल्स ऑफ द क्या कह रहा है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय ए लाइन ड्रा एबव द सिंबल। और अगर जुड़े एडिशन है, टच किए हुए हैं, तो ऊपर एक लाइन खींचा जाता है। अगर जुड़ गए हैं तो ब्रैकेट में बंद करेंगे, और अगर जो है केवल टच किए हैं, एडिशन का मतलब एक दूसरे को छू रहे हैं, तो नीचे एक लाइन द्वारा उसको इंडिकेट करेंगे। ड्रॉन एबव द सिंबल ऑफ द फ्लोर पार्ट बाय ए लाइन ड्रॉन एबव द सिंबल। एबव नीचे लाइन नहीं, ऊपर, एबव ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि पुष्प चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यासित क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है। मात्र यानी मेन एक्सिस की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डाट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। यहाँ पर देखिए डाट बनाया गया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। इसको ध्यान देना है कि जो हमारा मात्र एक्सिस को फूल के सापेक्ष डाट द्वारा इंगित करते हैं। कैलिक्स, करोला, पुमंग, जायांग यानी कैलिक्स, करोला, इंडूसियम, गाइनोसियम क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। ध्यान दीजिए क्रम से ही होना चाहिए जैसा फूल में हम लोग देखते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। तो कैलिक्स सबसे बाहर बनाएंगे और गाइनोसियम यानी जायांग सबसे अंदर रहेगा। यह सासंजन तथा असंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीच को इंगित करता है। तो ध्यान दीजिए एडिशन, सासंजन का मतलब, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है अब देखें यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, कोहेशन एंड एडिशन, ससंजन एंड असंजन। ससंजन का मतलब जैसे पानी की दो बूंद है आपस में जुड़ जाए, मतलब एक ही तरह की चीजें आपस में टच होंगी तो कोहेशन यानी ससंजन बोलेंगे। और एडिशन का मतलब अलग प्रकार की, जैसे पानी की बूंद से तेल की बूंद जुड़ जाए तो कहेंगे दोनों एडिशन में है। अगर पानी की बूंद से पानी की बूंद मिल जाए या तेल की बूंद से तेल की बूंद मिल जाए तो कहेंगे कोहेशन में है। तो ध्यान दीजिए, तो एक ही प्रकार के जब पार्ट मिलेंगे तो ससंजन में कहेंगे, और अलग अलग प्रकार के भाग मिलेंगे तो असंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीच को इंगित करता है। नीचे सरसों के दिए गए पौधे क्रूसीफर के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र नीचे दिखाए गए हैं, चित्र 5.20। तो ये चित्र है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सरसों के फूल का जैसा कि बता रहा है पुष्पीय सूत्र या पुष्पी चित्र है।
ये पुष्पी सूत्र नीचे लिखा गया है और ये पुष्प का चित्र है। तो देखिए यहाँ पर पहले ये गोला बना के इसको ऐसे धन से काट दिया। इसका मतलब क्या होता था? त्रिज्य सममित, मतलब कहीं से भी इसको काटा जाए 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, इसलिए त्रिज्य सममित लिखा हुआ है, त्रिज्य सममित। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये गोला बनाया है, नीचे धन लिखा है, ऊपर ये तीर लगाया है। इसका मतलब नर और मादा दोनों एक ही फूल में है। यहाँ पर देखिए के बना के 2+2 लिखा है। के का मतलब कैलिक्स है, यानी 2 के अलग अलग रेंज में है। 2 बाहर अलग कैलिक्स हैं, 2 अंदर अलग झुंड में है, ग्रुप में। 2 अलग ग्रुप में है, 2 अलग ग्रुप में। तो 2+2 है, यानी ये जो दोनों कैलिक्स हैं ये 2 अलग अलग ग्रुप में। देखिए 2 अंदर की ओर हैं और ये 2 बाहर की ओर हैं, इसलिए 2+2 लिखा गया है। इसके बाद देखिए जो करोला है, ये करोला है, ये 4 हैं, 1 2 3 4। देखिए ना ये आपस में टच में है और ना अंदर बाहर कोई ढका वका है, तो सीधा C4 लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया है। अब ये देखिए हमारा एंड्रूसियम आ जाता है, तो ये जो एंड्रूसियम होगा हमारा, तो एंड्रूसियम में A2+4 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 ये बाहर की तरफ हैं और ये 4 अंदर की तरफ हैं, इसलिए 2+4 लिखा है। 4 एक रेंज में है और 2 अलग रेंज में, इसलिए 2+4 लिखा हुआ है। और देखिए गाइनोसियम में नीचे लाइन खींच दिया है, इसका मतलब ये सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर है, इसलिए नीचे लाइन खींच के दिखाया गया है कि ओवरी ऊपर है। तो ये जी के नीचे लाइन खींचा है और 2 भागों में है, इसलिए 1 भागी है। देखिए 1 भागी है और देखिए कवर से बंद है, कवर से बंद है तो क्लोज है, इसके लिए देखिए 2 लिख करके बाहर ब्रैकेट लगाया है। तो इस प्रकार से हम लोग पुष्पी सूत्र लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब आगे हमारा आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन, तो जो अभी हमने देखा जैसे क्रूसीफेरी का हम लोग देखा, तो ये कुटुंब यानी फैमिली है एक तरह से। तो इनको जो है अलग अलग जो फैमिली है या कुटुंब हैं, कुल हैं, जो भी हैं, उनका हम लोग अब वर्णन आगे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब आगे स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।